नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपका अपने परिवार मैथ्स विद जेल वाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आज हम जो है कवर करने वाले हैं भारतीय संविधान। इस वीडियो को लाने का उद्देश्य क्या है मेरा, अभी मैं ये वीडियो जो लाया हूँ आपके लिए क्विक रिवीजन की फॉर्म में लेके आया हूँ। क्या है, आपका एग्जाम है अभी 25, 26, 27 का होमगार्ड का, और उसके लिए मेरी आपको सभी को बहुत सारी ढेर शुभकामनाएं। आप अच्छे से एग्जाम दीजिए और लास्ट में बिल्कुल पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आपने खूब अच्छे से पढ़ाई की है और एग्जाम बहुत ईजी आएगा। ऐसा नहीं है होमगार्ड के एग्जाम में आपसे इरिलेवेंट चीजें या कुछ आउट ऑफ द बॉक्स पूछा जाएगा, कुछ भी अलग से नहीं पूछा जाएगा। वही जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं या पूछे गए हैं अन्य एग्जामों में, उसी में और बिल्कुल निचले स्तर का ही एक क्वेश्चन आएंगे। ऐसा नहीं है आपको ज्यादा ही टफ चीजें पूछी जाएंगी। ठीक है, तो आपका समय ज्यादा ना वेस्ट करते हुए एक क्विक रिवीजन करते हैं पॉलिटी का। इस वीडियो में एक क्विक रिवीजन हम करने की कोशिश करते हैं। चलिए, इसमें आपको दिख रहा होगा कि क्या दिख रहा होगा, संविधान के बारे में भारतीय संविधान लिखा है कि भारतीय संविधान आपको दिखाई दे रहा होगा। तो भारतीय संविधान के बारे में हम जो है क्या है, भारतीय संविधान के बारे में क्या बताया गया है। इसमें सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में बताया है। क्या है, किसके बारे में बताया है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में बताया है। ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली संविधान सभा का निर्माण क्यों किया गया। आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि संविधान सभा का निर्माण इसलिए किया गया था क्योंकि हमारे निर्माताओं को संविधान, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया था, तो एक संविधान बनाने की आवश्यकता थी। हमें अपने देश को चलाने के लिए एक संविधान की जरूरत थी, जिसके लिए संविधान सभा का गठन किया गया था। उन्होंने इस पर बहुत विचार किया, 2 साल से ज्यादा का समय लिया और तब जाके जो है हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। और चलिए, इसके माध्यम से हम आगे आगे करने की कोशिश करते हैं। तो ये थोड़ा सा बेसिक था जो जानकारी लेनी जरूरी थी, क्योंकि किसी चीज की बेसिक जानकारी होगी तभी हम किसी भी चीज को अडेप्ट कर पाएंगे। तो वन लाइनर की फॉर्म में दिए हैं कि ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 को दिल्ली के संसद हॉल में, जिसे अब क्या कहा गया है, केंद्रीय कक्ष के नाम से जाना जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान क्या किया गया था, अंगीकृत किया गया था। तो हमने क्या याद किया इसमें से, 26 नवंबर 1949 को इसका संविधान का अंगीकृत हुआ था और पहली बैठक हुई थी इसकी 9 दिसंबर 1940 को। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसमें और क्या दिया है, तो जैसा कि हमने देखा कि अभी हमने संविधान सभा के बारे में पढ़ा और अब इसमें कुछ समितियां बनी थी, तो जिनके कौन थे, अलग अलग अध्यक्ष थे। तो उन समितियों के बारे में जानते हैं। उन समितियों में क्या था, संघ सरकार जो है, संघ अधिकार और शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि ये बताओ, राज्य समिति के अध्यक्ष कौन थे, संविधान कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ये आपको पता ही है, जो बाद में प्रस्तावना बना। नियम समिति, अब ये तो जो है हमने पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ा अभी यहाँ से लेके, कहाँ से लेके यहाँ तक कौन थे, कौन कौन सी समिति। एक इंपोर्टेंट कौन सा बन जाता है, उद्देश्य प्रस्ताव बन जाता है, और संघ संविधान समिति बन जाता है, और अधिकार और शक्ति समिति बन जाता है। तो इनके अध्यक्ष कौन है, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब यहाँ से 2 समिति और बनी, कौन सी, नियम समिति और संचालन समिति। मोस्ट इंपोर्टेंट जो है संचालन समिति पूछा जाता है। कौन सा पूछा जाता है, संचालन समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब इसके बाद जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की कौन कौन सी समिति थी, इन्हें आके देख लेते हैं। एक तो परामर्शदात्री समिति, क्योंकि ये परामर्श देने का काम करते थे। ठीक है, प्रांतीय समिति, प्रांतीय समिति जितने राज्य थे सबको उन्होंने इकट्ठा करा था। देसी रियासत और बहुत सारी छोटी छोटी रियासतें थी। ठीक है, 500 से ज्यादा रियासतें थी। तो उन सभी को जोड़ने का, भारत में विलय करने का किसको श्रेय जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। ठीक है, और मूल अधिकार समिति, मूल अधिकार समिति किसको के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अल्पसंख्यक समिति के भी अध्यक्ष कौन थे, वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये समिति रिवाइज हो गई होंगी और अच्छे से आपको एक बार इसे देख लेंगे। फिर दोबारा से मैं आपको एक बार इसका रिवीजन करा देता हूँ। मैंने अभी क्या बताया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कौन कौन सी समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है, हमें जो इंपोर्टेंट याद रखना है वो मैं बता देता हूँ। एक तो संघ शक्ति समिति, संघ अधिकार समिति और शक्ति समिति, संघ संविधान समिति और उद्देश्य प्रस्ताव समिति। क्योंकि ये तो इंपोर्टेंट है, क्योंकि उद्देश्य प्रस्ताव ही बाद में क्या बना, प्रस्तावना, प्रस्तावना के रूप में। ठीक है, प्रस्तावना के रूप में एक्सेप्ट किया गया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समिति अच्छे से रिवाइज होगी। तो अभी हमने जैसा कि वीडियो में 2 समितियां जो है, कुछ समितियां अपने कवर कर ली हैं। ठीक है, अभी इसमें जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा जो है समिति इंपोर्टेंट जो समितियां थी वो भी कवर हो गई हैं। कौन कौन सी समितियां कवर हुई हैं, समितियां कवर हुई हैं हमारी, एक सेकंड रुकेगा। हाँ, तो जो समितियां कवर हुई हैं, एक तो हमारी सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा मूल अधिकार समिति कवर हुई है, प्रांतीय समिति हुई है, परामर्शदात्री हुई है। अब जो है इनकी एक इंपोर्टेंट समिति है, कौन सी, अल्पसंख्यक समिति, क्योंकि इन्होंने अल्पसंख्यकों के अधिकार के बारे में भी जो है मांग की थी। तो इन्होंने क्या है, अल्पसंख्यक समिति के भी अध्यक्ष इन्हीं को बनाया गया था। फिर संवैधानिक सलाह समिति, तो बीएन राव थे। ठीक है, बीएन राव थे, इन्हें क्या बनाया गया, वेगनल राव जो इनका नाम था, तो संविधान सलाहकार समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। नीति निदेशक समिति के कौन थे, तेज बहादुर शत्रु थे। ये इंपोर्टेंट है। प्रारूप समिति मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रारूप समिति का गठन, ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किसने किया था, भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया था। और झंडा समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था, जेपी कृपलानी को बनाया गया था। तो उम्मीद है आपको ये जो है सारी समितियां अच्छे से रिवाइज हो गई होंगी। एक बार में फिर से एक बार इसको मेरे साथ दोहरा लेंगे, जिससे आपको ये बिल्कुल कंठस्थ हो जाए। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले नीचे से ही शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे लास्ट में हमने क्या पढ़ा, एक तो झंडा समिति के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा, झंडा समिति के। झंडा समिति के कौन थे, झंडा समिति के जेबी कृपलानी थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे। नीति निदेशक तत्व की समिति के अध्यक्ष कौन थे, तेज बहादुर शत्रु थे। ठीक,
संविधान सलाहकार समिति के कौन थे? बी एन राव थे। अल्पसंख्यक समिति के कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। यहाँ से सरदार वल्लभ भाई पटेल की समिति है। मूल अधिकार कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। परामर्शदात्री के कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होंगी और रिवाइज भी हो गई होंगी। तो चलते हैं, अब ये जो हमने समिति पढ़ी है, ये कुछ समिति पढ़ी थी हमने, इनके बारे में पढ़ लेते हैं, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू जिनके अध्यक्ष है। तो क्या बताया इसमें? संघ जो है, संघ अधिकार समिति थी हमारी, कौन सी थी? संघ अधिकार और शक्ति समिति थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जैसे कि आपको बता चुका हूँ। संघ संविधान समिति, ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू। राज्य समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये इंपोर्टेंट है, कौन सी? उद्देश्य प्रस्ताव, क्योंकि यही बाद में क्या बनी थी? प्रीमेबल प्रस्तावना बनी थी। नियम समिति राजेंद्र प्रसाद और संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद। ये संचालन समिति ज्यादा इंपोर्टेंट है। बाकी हम जो है वल्लभ भाई पटेल की सारी समिति कवर कर चुके हैं। तो उम्मीद है आपको ये अच्छे से रिवाइज हो रही होंगी और अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो वीडियो को आगे लेकर चलते हैं। तो इसमें जो है अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, हमने जो है संविधान सभा के बारे में पढ़ लिया है। अभी हम प्रस्तावना का परिचय पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि प्रस्तावना होती क्या है, जैसे कि आपको पता है, आप कोई बुक खरीदने जाते हैं, उसके फ्रंट पेज पे एक लिखा रहता है प्रस्तावना। सब देखा होगा आपने अपनी अपनी बुक में, कोई भी बुक खरीदते हैं तो उसमें आपको क्या लिखा रहता है? प्रस्तावना लिखा रहता है। जैसे प्रस्तावना लिखा रहता है, तो प्रस्तावना का मतलब क्या होता है? प्रस्तावना का मतलब ये होता है कि उसका जो भी उस बुक में वर्णन दिया, जिसके बारे में भी जो भी उसका क्रिस्प वर्णन है कि उस बुक के अंदर है क्या, वो सब फाइनल लिखा होता है, वो प्रस्तावना में लिखा होता है। तो प्रस्तावना जो होती है किसी भी बुक की, जो है एक क्रिस्प ओवरव्यू होता है कि आप इसको पूरी बुक को ना पढ़कर आप प्रस्तावना को पढ़कर ये पता लगा सकते हैं कि इस प्रस्तावना में दिया क्या है। ठीक है, तो अब जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इसमें प्रस्तावना के बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट दिए हैं। क्या इंपोर्टेंट पॉइंट दिए हैं वो अब हम जान लेते हैं। ठीक है, बस तात्पर्य क्या है इसका? तात्पर्य संविधान का सार है। क्या है तात्पर्य इसका? संविधान का सार है। और सर्वप्रथम जो है इसका वर्णन कहाँ मिला है? सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में इसका वर्णन मिला है। ठीक है, अब जो है जवाहरलाल नेहरू ने, अभी हमने पढ़ा था, पीछे क्या पढ़ा था? पीछे पढ़ा था उद्देश्य प्रस्ताव किसने जारी किए थे? उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव जारी करे थे। कब? 13 दिसंबर 1940 को। कब जारी किए थे? 13 दिसंबर 1940 को जारी किए थे। और इसकी जो है हमें क्या स्वीकृति कब मिली थी? इसकी स्वीकृति मिली थी हमें, एक सेकंड रुकिएगा, इसकी स्वीकृति मिली थी संविधान सभा ने कब अपनाए थे? 22 जनवरी 1947 को। देखो जारी कब किए थे? 13 दिसंबर 1940 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और इसे एक साल बाद, लगभग एक साल बाद नहीं, एक साल तो नहीं पूरा, मतलब नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट मंथ में, दिसंबर में 1940 में इन्होंने ये उद्देश्य प्रस्ताव दिए थे। और लगभग अगले साल जो है एक माह बाद उन्होंने 22 जनवरी 1947 को उसे क्या किया? एक्सेप्ट किया कि हाँ, इसे संविधान में स्वीकार करते हैं। ठीक है, अब आगे क्या दिया है, आगे देख लेते हैं। आगे इसमें संविधान का परिचय दिया है। संविधान का परिचय क्या है? एन के पालकी वाला थे, कौन थे? एन ए पालकी वाला। इन्होंने इसे क्या कहा है? संविधान का परिचय पत्र कहा है। क्या कहा है? संविधान का परिचय पत्र कहा है। और इसको याद करने की ट्रिक क्या है? अब पालकी से याद रखेंगे, इसको पालकी से याद रखेंगे। कोई पालकी है, पालकी समझते हो क्या हो? पालकी में क्या बैठाया जाता है? जब क्या किसी कोई व्यक्ति बैठता है पालकी में, ठीक, पालकी में किसे बैठाएंगे? परिचय के आदमी वाले को तो बैठाएंगे, जिससे हम परिचित होंगे उसे तो अपनी पालकी में बैठाएंगे, अपरिचित व्यक्ति को थोड़ी बैठाएंगे। तो याद रखना, संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है? ये एन ए पालकी वाला ने कहा है। संविधान का परिचय पत्र किसको? प्रस्तावना को किसने कहा है? एन ए पालकी वाला ने कहा है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छे से चीजें समझ में आ गई होंगी और आपका रिवीजन भी हो रहा होगा अच्छे से। अब क्या है, आगे देख लेते हैं। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? हमारा संविधान लागू हुआ। कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। आपको देखने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है क्योंकि ये थोड़ा जो है क्वालिटी इसकी घट रही है। तो क्या 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? ये संविधान लागू हुआ। तो अंगीकृत कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। उसी दिन, इसीलिए 26 नवंबर को क्या मनाते हैं हम? संविधान निर्माण दिवस मनाते हैं। ठीक है, संविधान दिवस मनाते हैं 26 कब, और 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, इसका कारण भी मैं आगे बताऊंगा कि 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। ठीक, और संविधान की आत्मा की कुंजी, संविधान की आत्मा या कुंजी किसने कहा है? भीमराव अंबेडकर ने कहा है। भीमराव किसने कहा है? भीमराव अंबेडकर ने। तो इसे कहा है आर्टिकल 32 को कहा है। संविधान का अनुच्छेद किसे कहा है? संविधान के अनुच्छेद 32 को कहा है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है? आर्टिकल 32 कहा है। और संविधान की आत्मा या कुंजी क्यों कहा है? क्योंकि ये संविधान का अनुच्छेद 32 हमारे संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है, वो अभी आगे मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो उसमें हम रिवाइज करेंगे कि ये रक्षा किस पर करता है। ठीक है, तो अभी जितना आपको बताया जा रहा है उसे आप रिवाइज करते रहिए। तो चलिए चलते हैं आगे। आगे क्या दिया है? अब जो है इसको क्या कहा गया है? संवैधानिक की जन्म कुंडली। संविधान की जन्म कुंडली किसने कहा है? अब बताओ, संविधान की जन्म कुंडली किसने कहा है? के एम मुंशी ने कहा है। किसने? के एम मुंशी। ठीक है, के एम मुंशी ने कहा है। ठीक है, अब ये बताओ मुंशी शब्द कैसा है? मुंशी क्या है? एक पंडित जी है। कौन है मुंशी? के एम मुंशी कौन है? पंडित जी। और पंडित जी क्या काम करते हैं? पंडित जी काम करते हैं क्या देखने का? पत्र देखने का। तो जन्म पत्री कौन देखेगा? जन्म पत्री पंडित जी तो देखेंगे। कोई अगर हमें जाना है और किसी को अपनी जन्म पत्री दिखानी तो किसके पास जाएंगे? पंडित जी के पास जाएंगे। पंडित जी मतलब जो विद्वान है, जो उसकी जिसको जानकारी है, तो उनके पास चले जाएंगे। वो क्या देखेंगे? तो हमारे पास हमें ट्रिक हो गई हमारी, या जन्म कुंडली या जन्म पत्री कौन है, किसके पास जाएंगे? पंडित जी के। पंडित जी कौन है? के एम मुंशी है। तो उम्मीद है आपको ये ट्रिक भी अच्छी लग रही होगी और अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो जैसा कि आपको अभी दिख रहा होगा, आपकी स्क्रीन पर क्या दिख रहा होगा, अभी हम पढ़ने वाले हैं। अभी हमने जो है प्रस्तावना का परिचय पढ़ लिया है। और इसमें क्या हुआ है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में एक बार संशोधन किया गया है। कैसे संशोधन किया है कि ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा 3 शब्द जोड़े हैं। एक तो समाजवादी, एक पंथ निरपेक्ष और एक अखंडता। ठीक है, ये 3 शब्द जोड़े हैं क्योंकि जब हम प्रस्तावना पढ़ेंगे, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष,
ठीक है, इस तरह से आपको ये पूरी प्रस्तावना को मैं पढ़ के बताने वाला हूँ और इस उसमें जो है आपको ये शब्द देखने को मिलेंगे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। इन शब्दों के अर्थ भी मैं आपको बताऊंगा कि इन शब्दों के अर्थ क्या होते हैं और ये शब्द जोड़े गए हैं, कब जोड़े गए हैं? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए हैं। इसका जोड़ने का मतलब क्या है? संशोधन का मतलब है कि संविधान जो मूल संविधान बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तब ये शब्द नहीं थे। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में संशोधन कर करके, सुधार कर करके, संशोधन का मतलब होता है सुधार करना, तो उसमें जो है ये शब्द जोड़े गए थे। तो संविधान में जो बाद में जो है संशोधन करके सरकार को लगा होगा कि इन शब्दों की आवश्यकता है संविधान में, तो वो वैसे वैसे अपडेट कर दी जाती है। कोई भी आप अपने नोट्स रखते हैं, जैसे आपने पहले कोई नोट्स बनाए होंगे और कोई नई चीज है तो उसमें ऐड की जाती है ना, तो ऐसे ही संविधान में भी समय समय पर क्या हुए हैं, संशोधन हुए हैं। तो 42वें नंबर का संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, जिसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। और ये प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन हुआ है, सिर्फ एकमात्र संशोधन हुआ है और इसके माध्यम से। तो चलिए हमें ये भी पता लग गया, तो आगे देख लेते हैं और आगे प्रस्तावना के बारे में हमें क्या जानना जरूरी है। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा कि प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, ये तो हमें अच्छे से पता है। क्या पता है? प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, अच्छे से पता है। प्रस्तावना शुरू में उस प्रस्तावना जो है सर्वप्रथम अमेरिका के संविधान में इसका वर्णन था, तो वहीं से हमने अपने संविधान में प्रस्तावना का मॉडल उठाया है। अब क्या है, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई? जो प्रस्तावना की प्रयोग की जाने वाली भाषा है वो कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो क्वेश्चन में कभी कंफ्यूज नहीं होना, पूछे प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है। प्रस्तावना जिसका जो शब्द है वो लिया गया है अमेरिका के संविधान से, और जो हमारे पास जो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है वो प्रस्तावना की भाषा ली गई है। तो उम्मीद है आपको प्रस्तावना का जो ओवरव्यू है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या और क्या बाकी बचा। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, संविधान के ये कुछ शब्द दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? कुछ शब्द दिए गए हैं कि हम भारत के लोग, गणराज्य, संप्रभुता, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, ये कुछ शब्द दिए गए हैं। तो हमें इन शब्दों को जानने के लिए पहले एक बार पूरी प्रस्तावना पढ़नी होगी। प्रस्तावना के बारे में आप मेरे साथ साथ शब्दों को दोहराएंगे कि प्रस्तावना में दिया है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, देखिए समाजवादी भी है और लोकतंत्रात्मक भी है, गणराज्य भी है, तो ये शब्द दिए गए हैं। तो इन शब्दों का अर्थ भी तो हमें जानना होगा कि इन शब्दों का अर्थ क्या होता है। अगर हम इन शब्दों का अर्थ नहीं समझेंगे, ठीक है, तो हमें क्या पता लगेगा कि इन शब्दों का अर्थ क्या है और प्रस्तावना में किसकी बात हो रही है। तो चलिए अब इन एक एक करके इन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। आपने प्रस्तावना में समझ भी लिया है कि क्या दिया गया है, हम भारत के लोग से शुरू हुई है हमारी प्रस्तावना, ठीक है। तो चलते हैं, क्या दिया है, हम भारत के लोग। अब जब ये हम भारत के लोग दिया है तो इसमें जो है हम भारत के लोग जनता की सर्वोच्चता, जनता की सर्वोच्चता के बारे में बताया गया है कि जनता की सर्वोच्चता का प्रतीक है हम भारत के लोग। संविधान भारतीय नागरिकों को समर्पित है। जो ये संविधान बनाया गया है किसको समर्पित किया गया है? भारत के लोगों को। संविधान किसके लिए है? संविधान क्या है? एक रूल ऑफ बुक है। किसके लिए है? ये जो भारत में रहने वाले लोग हैं, जो यहाँ के निवासी हैं, उनके लिए ही तो है ये संविधान। किसी अगर हमारे यहाँ पे संविधान ही ना हो तो कोई रूल ऑफ लॉ ही नहीं रह जाएगा, तब कोई भी अपनी मनमानी करेगा, ठीक है। तो इसलिए हमें जो है कोई भी किसी के भी अधिकारों का हनन ना हो, सारी चीजें सिस्टमेटिक वे में चलती रहे, इसलिए हमें क्या है, संविधान की जरूरत पड़ती है। तो संविधान को शक्ति किससे मिलती है? भारत के लोगों से मिलती है। और किसके लिए है संविधान? भारत के लोगों के लिए ही है, ठीक। अब हमने ये पढ़ लिया है, तो आगे पढ़ते हैं। आगे देखते हैं गणराज्य शब्द के बारे में। गणराज्य क्या है? गणराज्य का मतलब होता है राष्ट्रपति क्या होता है? निर्वाचित होता है। निर्वाचित कैसे? जैसे कुछ अन्य देशों में क्या है, वंशानुगत होता है। कैसा होता है? राष्ट्रपति का पद जो है वंशानुगत है, बट हमारे में क्या होता है? निर्वाचित होता है। दूसरा, वंशानुगत शासन समाप्त। ये वंशानुगत शासन क्या है? समाप्त है। जैसे ही हमारा भारत जो है गणराज्य है, तो वंशानुगत हमारे यहाँ पे नहीं है। राजनीतिक संप्रभुता लोगों के हाथ में है। किसके हाथ में राजनीतिक संप्रभुता? लोगों के हाथ में, क्योंकि हमारे द्वारा ही लोग क्या है, चुने जाते हैं। सरकारें भी हमारे द्वारा ही बनती हैं और जो है हमारे द्वारा चुने हुए लोगों के द्वारा ही सरकारें भी गिराई जाती हैं। अगर कोई सरकार सही से कार्य नहीं करेगी तो हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि उन्हें जो है बहुमत नहीं देंगे और जिस वजह से उनकी सरकार गिर जाएगी। तो राजनीतिक जो संप्रभुता किसके हाथों में है? भारत के लोगों के हाथों में है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो है हम संप्रभुता शब्द आपको दिखाई दे रहा होगा कि संप्रभुता शब्द दिखाई दे रहा होगा, जैसा कि आपको एक सेकंड रुकिएगा, ये जो है आपको संप्रभुता शब्द दिखाई दे रहा होगा। क्या दिया है? संप्रभुता। संप्रभुता का अर्थ क्या है? संप्रभुता अपने आंतरिक और बाह्य मामले, जैसे अपने आंतरिक मामले और बाह्य मामले, और किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। मान के चलो जैसे अभी आपने देखा था कि स्थिति ऐसी हुई थी कि भारत और पाकिस्तान में जो है तनाव चल रहा था, तो अगर हमें भारत और पाकिस्तान के बीच क्या करना है, सीज फायर करना है, या कोई भी शांति रूप से वार्ता करनी है, या हमें आपस में कोई युद्ध करना है, तो उसका निर्णय कोई दूसरा देश नहीं करेगा। उसके लिए हम जो है 100% क्या है, खुद पे निर्भर है। हमारी सरकार जो है खुद पे निर्भर है, ठीक है, हमारा राष्ट्र खुद पर निर्भर है। इसका फैसला हम खुद लेंगे, कोई दूसरा अन्य देश नहीं लेगा, ठीक है। अब जो है समाजवाद का क्या अर्थ है? समाजवाद का तात्पर्य है कि धन और संसाधन, जो हमारे देश में धन का वितरण है, संसाधनों का वितरण है और अवसरों का समान है, उनका वितरण क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। कि ऐसा नहीं है कि कुछ ही पक्ष को हम जो है इसका लाभ पहुंचाएं, ठीक है। इसका जो है सभी को बराबर जो है अधिकार है और सभी समान धन का समान वितरण होना चाहिए और अवसरों का भी समान रूप से वितरण होना चाहिए। और उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य आर्थिक असमानताओं, जितनी भी आर्थिक आधार पर असमानताएं हैं उनको क्या है, कम करना। तो यही हमारा समाजवाद का अर्थ है। तो आप अच्छे से समाजवाद का भी अर्थ समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे इसमें क्या दिया है? आगे दिया है पंथ निरपेक्ष, ठीक है। क्या दिया है? पंथ निरपेक्ष दिया है, ठीक है। पंथ निरपेक्ष शब्द का अर्थ दे जानेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसे शामिल किया गया था और देश के सभी धर्म को समान संरक्षण है। कि ये कहता है पंथ निरपेक्ष। निरपेक्ष का मतलब पंथ निरपेक्ष, सभी किसी के
भी पक्ष में नहीं है, सभी को समान मानता है। सभी धर्म जितने भी धर्म है, मुस्लिम धर्म है, सिख धर्म है, ठीक है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, जहाँ पर किसी भी धर्म को मानने वाले लोग हैं उन्हें जो है समान अधिकार है और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार है। अभी मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो हमारे पास वहाँ 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं, उन्हें जानने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है आपको पथ निरपेक्ष भी समझ में आ गया होगा और ये पथ निरपेक्ष शब्द भी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। अब लोकतांत्रिक शब्द का क्या अर्थ है? लोकतांत्रिक शब्द का अर्थ है लोगों का तंत्र। इसके नाम में ही इसकी भाषा छिपी हुई है, क्या है? लोगों का तंत्र। प्रतिनिधित्व पर आधारित सरकार, जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता की सरकार, ठीक है। इस जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता की सरकार। अब लोकतंत्र है क्या? जनता के द्वारा ही तो तंत्र है। किसके लिए है लोकतंत्र? लोगों के लिए ही है तंत्र। और किसका तंत्र है? जनता की सरकार। हमारे द्वारा चुने हुए लोग ही तो हैं। तो इसी का ही अर्थ क्या है? लोकतांत्रिक सरकार है, ठीक। तो उम्मीद है आपको ये जो है प्रस्तावना के ओवरव्यू अच्छा लगा होगा। इसे रिवाइज करिए। इसमें से प्रस्तावना में से आपको जो है क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। इसमें मैंने आपको कोई भी एस्पेक्ट इसका छूटा नहीं है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहे। और जिन सभी का एग्जाम 25 तारीख को है उनके लिए बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। अपना सारा जो है आपके जो है एडमिट कार्ड की मैं इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के माध्यम से भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।